हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं आपका पोइट्री सेक्शन में डेरेक वॉलकॉट का अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। हम ऑथर के बारे में बात करते हैं। आपके आपके जो डेरेक वॉलकॉट है, यहाँ पे डेरेक वॉलकॉट आपके ये कैरिबियन आइलैंड सेंट लूसिया से आते हैं। ये एक जगह है जहाँ कल्चरल अफ्रीकन यूरोपियन स्लेव हिस्ट्री और कॉलोनीज पॉलिटिक्स से मिक्स्ड है। 1992 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उनकी पोएट्री में कैरेबियन के वर्ल्ड को लिटरेचर का सेंटर बना दिया था। छोटे आइलैंड का पोएट सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड को लेकर आ गया। तो ये इसलिए फेमस और इसलिए आपके एग्जाम का फेवरेट टॉपिक भी बन जाता है यहाँ पे ये। नाउ ही इज नोन फॉर ब्लेंडिंग कैरिबियन आइडेंटिटी में। तो वॉलकॉट की पोएट्री में आपको एक फ्यूजन दिखाई देता है। कैरेबियन का कलरफुल लैंडस्केप मिलेगा और स्लेवरी और कॉलोनियल ट्रॉमा का पास्ट। ये क्लासिकल मिथ्स और उनके जो खुद के इनर कॉन्फ्लिक्ट है ये भी आपको उनके वर्क्स में दिखाई देंगे। जैसे कि ओमरोज में इनका जो वर्क है, यहाँ पे आपका ओमरोज बहुत फेमस वर्क है जो एग्जाम में आपका आता भी है। तो ओमरोज में वो होमर ओडिसी के किस तरीके से यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, कैरेबियन फिशरमैन की स्टोरी को बना देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं अपने मिथ को। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ऑफ्टन ये क्या करते थे, अपनी लोकल रियलिटी को मिक्स करते थे ग्लोबल मिथ्स के साथ में। आपका ये ओमरूस परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का। फिर बोला गया है कि ही इज द वॉइस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर विच एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ कल्चर हाइब्रिडिटी एंड रेशियल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप देखो कि वॉलकॉट पोस्ट कॉलोनियल दुनिया की साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। कल्चरल हाइब्रिडिटी में कैरिबियन लोग क्या कर रहे थे, वो अपनी अफ्रीकन एंसेस्ट्री को और यूरोपियन कल्चर के बीच में फंसे होते हैं। तो अपने ही देश में वो क्या करते हैं, एक आउटसाइडर जैसा फील होता है उनको यहाँ पे, है ना। और इसी वजह से वो बने अपने वॉइस ऑफ कॉलोनियलिज्म में। हिस्ट्री ने जो जख्म दिए उनकी मेमोरी उन्होंने अपने पोएम्स वगैरह में लिखी। जैसे कि अब ये जो पोएम है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, इसमें उन्होंने आइडेंटिटी लिटरली दो टुकड़ों में बांट दी है। हम पढ़ेंगे आगे जब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड द कैरिबियन होमर फॉर हिज एपिक स्टोरी टेलिंग। जैसे होमर ने ग्रीक हीरोज की एपिक्स लिखी थी, वॉलकॉट ने कैरिबियन के ऑर्डिनरी लोगों की ग्रैंड एपिक्स लिखी है यहाँ पे। तो ओमोरोस क्या हो गया, ओमोरोस आपका एक मॉडर्न कैरिबियन ओडिसी हो गया यहाँ पे, एक तरह से बोल सकते हो आप। तो ये आइलैंड की छोटी जिंदगी को वो एक महान एपिक में या फिर आप एपिक में, मतलब एपिक फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। लाइफ इन्फ्लुएंसेस और इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन सेंट लूसिया कैरेबियन में। तो कैरेबियन वो एरिया है जहां स्लेव्स को अफ्रीका से लाया गया और फिर यूरोप ने सेंचुरीज तक रूल किया। तो आइडेंटिटी तो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो गई इस हिसाब से। वॉलकॉट इसी हिस्टोरिकल टेंशन के बीच बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। तो अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अफ्रीकन ब्लड, मतलब बाय बर्थ, है ना, उनके अंदर अफ्रीकन खून तो बह रहा था, लेकिन वो जिस सिस्टम में पले बड़े वो यूरोपियन सिस्टम था। मिक्स्ड हेरिटेज, फादर ऑफ यूरोपियन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, उनकी जो फैमिली थी, तो उनकी फैमिली एक छोटा सा मिनिएचर कॉलोनियल मैप के जैसा है। फादर उनके यूरोपियन ओरिजिन के थे और मदर अफ्रीकन की थी। तो इस मिक्सचर ने उनकी पर्सनैलिटी में कांस्टेंट क्वेश्चन क्रिएट किया कि आखिर मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं हूँ किसका। तो अफार फ्रॉम, ये जो आपका पोएम है यहाँ पे अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये एग्जैक्टली इसी कॉन्फ्लिक्ट का कन्फेशन है। नाउ ही ग्रू अप, आपका आगे ही ग्रू अप बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश प्लस क्रियोल वाला आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल जाता है। तो क्रियोल जो थी यहाँ पे, ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे क्रियोल, ये क्रियोल जो थी यहाँ पे, ये आपकी डे टू डे लोकल लैंग्वेज थी, इंग्लिश स्कूल और लिटरेचर की लैंग्वेज। वॉलकॉट दोनों दुनिया के बीच फ्लिप करते हुए ग्रो हुए थे और इसी से उनका स्टाइल डुअल और हाइब्रिड और लेयर्ड हो गया यहाँ पे। जैसे घर की एक भाषा है, स्कूल की एक अलग भाषा है, तो दोनों ने उनकी पोइट्री का एक रिदम बनाया। इन्होंने दोनों लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया था यहाँ पे। मेजर इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले आपको करेबियन ओरल ट्रेडिशन का। करेबियन में स्टोरी टेलिंग ओरली होता था यहाँ पे। फोक टेल्स हो गई, सी स्टोरीज हो गई, ड्राम्स, रिदम्स, ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। तो वॉलकॉट की पोएम्स में ये म्यूजिकलिटी और ये जो स्टोरी टेलिंग है वह ये बहुत ही ज्यादा विजिबल है। जैसे एक इनका वर्क द स्कूनर फाइट, तो ये एक स्पोकन वॉइस पोएम जैसा लगता है यहाँ पे। फिर यूरोपियन क्लासिक्स का भी आपको यहाँ पे आपके मिल जाएगा आपको एलिमेंट यहाँ पे। तो उन्होंने जो इंग्लिश कैनन को जब उन्होंने बहुत डीपली रिसर्च किया था, स्टडी किया था, तो होमर के एपिक्स, एलियट का मॉडर्निज्म, यीट्स का सिंबोलिज्म, ये सारे उन्होंने अडॉप्ट किए थे।
इसीलिए उनकी पोइट्री में कैरेबियन लैंडस्केप और यूरोपियन टेक्निक का मिक्सचर आपको मिलता है यहाँ पे। फिर इनकी अफ्रीकन हिस्ट्री आ जाती है यहाँ पे आपका। तो उनकी ब्लड लाइन अफ्रीकन थी, और स्लेवरी की मेमोरी, कॉलोनियल वायलेंस, अफ्रीकन डिग्निटी, ये सारे के सारे उनके थीम्स में आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। जैसे उनकी जो पोएम थी रुइंस ऑफ अ ग्रेट हाउस, वहां पे आपको स्लेवरी की पुरानी यादें, गोस्ट लाइन्स दिखाई देंगी आपको। ठीक है। फिर ये और आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, हाँ, ये पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल्स को आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वॉलकॉट कैरिबियन के पॉलिटिकल अवेकनिंग के टाइम में पले बड़े थे, बड़े हुए थे, ग्रो हुए थे। इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने उनमें एक कल्चरल प्राइड जगाई। तो ये प्राइड उनकी टोन में विजिबल होती है। वी आर स्मॉल बट नॉट लेसर। तो ये आपके मेजर थीम्स ऐसे आपके इसके अराउंड रिवॉल्व अराउंड मिलेंगी आपको। ही लिव्ड हिज एंटायर लाइफ नेगोशिएटिंग हिज स्प्लिट सेल्फ। तो अब इसका क्या मतलब है स्प्लिट सेल्फ का यहाँ पे? तो उनका सबसे बड़ा बिगेस्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट यही था कि उनका रेस तो अफ्रीकन था, पर उनका लिटरेरी वॉइस इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। तो कॉलोनियल राइटर्स के लिए बिगेस्ट क्वेश्चन होता था कि किस लैंग्वेज में लिखूं। वॉलकॉट ने इसी लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिटी के फॉर्म में एक आर्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में एक लाइन वो बोलते हैं, आई एम हु पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ। तो यहाँ पे क्या है, जड़ की जगह जुबान, दूसरी जगह, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इनके और मेजर वर्क्स को देख लो यहाँ पे। आपको इन पे फोकस नहीं करना, फोकस आपको ओमरूज पे करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच यू हैव टू फोकस ऑन। ये ओमरूज के ऊपर आपको सारा का सारा फोकस करना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में इसको लेके क्वेश्चन आपके डायरेक्ट वॉलकॉट को लेके यहाँ से आते हैं, या फिर आप फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका से आ जाएंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, तो यू जस्ट रीड दीज। अब और ये सारे प्लेस वगैरह प्लेस भी लिखे थे यहाँ पे आपके डेरिस वॉलकॉट ने। ये ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, इसको लेके भी एक बार क्वेश्चन आ गया है, बट बाकी और लोगों को और वर्क्स को लेके अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। तो आप ये 3 वर्क्स को यहाँ पे एक बार आप रीड कर लेना यहाँ पे, सो जस्ट सो यू नो दैट दीज आर द वर्क्स रिटन बाय वॉलकॉट। ऑलराइट, सारे के सारे एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके क्या, पोस्ट कॉलोनियल ट्रॉमा को, कैरेबियन लैंडस्केप को, और आपके कल्चरल हाइब्रिडिटी को यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे आपका इस पोएम का, आपका इंट्रोडक्शन है आपका अपार क्राई फ्रॉम अफ्रीका को लेके। तो ये पोएम वॉलकॉट का फर्स्ट मेजर पोएट्री कलेक्शन इन अ ग्रीन नाइट में आई थी। कहाँ पे आई थी? इस कलेक्शन में आई थी, इन अ ग्रेट नाइट में, ग्रीन नाइट में, और ये पब्लिश हुआ था आपका 1962 में। तो इस पोएम ने कैरेबियन लिटरेचर को ग्लोबल स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया था। 1962 का एरा पोस्ट कॉलोनियल अवेकनिंग का पीक टाइम चल रहा था उस टाइम पे। एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन सारी कंट्रीज आपकी इंडिपेंडेंस ले रहे थे। तो दुनिया नई आवाजों को सुनने के लिए रेडी था उस टाइम पे। पोयम आपका एड्रेस कर रही है यहाँ पे माओ माओ अपराइजिंग को यहाँ पे। तो ये क्या है, माओ माओ अपराइजिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ केन्या का वायलेंट रेवोल्यूशन था। क्या है ये दिस वाज द अपराइजिंग इन केन्या। ठीक है, तो अफ्रीका की फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट था ये माओ माओ आपका अपराइजिंग यहाँ पे। वॉलकॉट की पोएम्स डायरेक्टली इस रिवोल्ट का मॉरल, पॉलिटिकल और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर रही है। अब केन्या में जो किकुयू, ये किकियू नॉट गिकियू, हम किकियू कम्युनिटी की बात करें अभी। केन्या में जो किकियू कम्युनिटी थी वो फ्रीडम चाहती थी, और ब्रिटिश फोर्सेस सप्रेशन कर रहे थे कि नहीं देंगे फ्रीडम। तो वॉयलेंस फिर दोनों साइड से हुआ। तो ये पोएम पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों लेयर्स में काम कर रही है यहाँ पे। ये पोएम बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोरेशन है आपका रेशियल वायलेंस को लेके। पोएम एक ही साथ में 3 बैटल्स को कैप्चर कर रही है। सबसे पहले क्या कैप्चर कर रही है वो कैप्चर कर रही थी सबसे पहले यहाँ पे ब्रुटैलिटी ऑफ वायलेंस ऑफ ये कॉलोनाइजर्स। जो कॉलोनाइजर्स अपने ब्रिटिश ब्रुटैलिटी है उसको यहाँ पे कैप्चर करके दिखा रही थी। फिर जो उनके खुद के रेबल्स थे, जो उनके खुद के लोग थे, माओ माओ किलिंग्स, उसको बता रही थी। और पोएट के इंटरनल वायलेंस को भी बता रही थी कि मैं किन का हूं, मैं किस साइड का हूं। तो आपको दोनों तरफ खून, दोनों तरफ रिलीजन, और बीच में एक आदमी फंसा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह से आपको फीलिंग आएगी यहाँ पे। तो ओनली द वॉर्म कॉर्नल, ये जो लाइंस वगैरह इन्होंने यूज की है यहाँ पे पोएम में, वायलेंस के डिवास्टेशन को मेटाफोरिकली यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट समझो यहाँ पे। ये जो माओ माओ रिवोल्ट था आपका, ये मूवमेंट केन्या की किकियू पीपल के ऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग था। ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज, फोर्स लेबर एक्सप्लॉयटेशन ने उन्हें रेबल बना दिया। तो ब्रिटिशर्स ने इसे टेररिज्म कहा, लोकल्स ने इसे फ्रीडम स्ट्रगल का नाम दिया। तो एक तरफ आजादी की पुकार है और दूसरी तरफ एम्पायर का डंडा
है कि नहीं है? फिर आप देखो यहाँ पे अब ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट नोन फॉर एक्सट्रीम वायलेंस ऑन बोथ साइड्स। तो ब्रिटिश कैंप्स में टॉर्चर, बीटिंग, स्टारवेशन सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। माओ माओ फाइटर्स ने भी लॉयलिस्ट और ब्रिटिश सपोर्टर्स को मार दिया था। और ये पोयम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट कर रही है। वॉलकॉट किसी साइड को आइडियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो ब्रूटल एज द फ्लाइज ये आपका यहाँ पे है, जो आपका फ्रेज यूज किया गया है वो वायलेंस के स्प्रेड को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बता रहा है कि वॉलकॉट आपके जो थे यहाँ पे, वॉलकॉट कैरेबियन में पैदा हुए थे, अफ्रीका से ज्योग्राफिकली दूर थे, लेकिन उनका ब्लड लाइन अफ्रीकन था, इसीलिए अफ्रीकन सफरिंग उन्हें पर्सनली टच करती थी। हाउएवर दिस एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेरी जो इसका आइडेंटिटी थी वो सारी की सारी आपकी ब्रिटिश थी यहाँ पे। तो वॉलकॉट का स्कूलिंग, लिटरेचर, राइटिंग सब ब्रिटिश ट्रेडिशन में हुआ था। शेक्सपियर पढ़ा, एलियट पढ़ा, यीट्स पढ़ा। तो उनके मेंटर्स को ये सारे के सारे उनके मेंटर्स भी थे। तो उनकी पोइट्री इंग्लिश लैंग्वेज में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी, इसीलिए वो स्पिरिचुअलिटी अफ्रीका के साथ भी है, और इंटेलेक्चुअली वो कहाँ में है, वो इंग्लैंड के साथ भी है। जैसे एक बच्चा कहीं से आता है, जैसे मान लो आप किसी हिंदू डोमिनेटिंग रिलीजन से आते हो जहाँ पे हिंदी बोलते हैं वहाँ पे, पर इंग्लिश मीडियम में पढ़कर आप दोनों आइडेंटिटीज कैरी करते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इंग्लिश स्कूल में गए तो हिंदी बोलना छोड़ दोगे, आप दोनों आइडेंटिटीज को कैरी कर रहे हो ना। तो बिल्कुल सेम वैसे यहाँ पे आपके राइटर ने, आपके पोएट ने अपनी दोनों आइडेंटिटीज को कैरी किया है। फिर बोला है, पोएम कैप्चर्स दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट, कैन आई सपोर्ट अफ्रीका बिकॉज ऑफ ब्लड और इंग्लैंड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो है यही पोएम का इमोशनल कोर भी है। वॉलकॉट के पास में दो रूट्स हैं, ब्लड लाइन तो अफ्रीकन है, लैंग्वेज इंग्लैंड है। पर जब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो तो आर्टिस्ट आखिर किसकी साइड में आए, और यही पोएम की ट्रेजेडी है यहाँ पे। और इसी स्प्लिट आइडेंटिटी को यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का सेंट्रल थीम दिया है। जैसे कि रश्दी हो गए, सलमान रश्दी हो गए, वी.एस. नाइपॉल हो गए, वॉल सोइंका हो गया, सब ये सेम इसी कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब हम इसका आपका फुल टेक्स्ट को पढ़ेंगे एक बार, है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। ठीक है, इसका करेंगे। अच्छा, एक करेक्शन है यहाँ पे, आपका आपका जो ये किकी यू और ये है गिकी यू, ये दोनों आपकी सेम ही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बस आपका प्रोनाउंसिएशन का, स्पेलिंग का है यहाँ पे। गिकी यू आपके ट्राइब का नाम बोला जाता है, और किकी यू भी इसको स्पेलिंग के तौर पे ब्रिटिश एक्सेंट में किकी यू बोल देते हैं यहाँ पे। सो दोनों दे बोथ मीन सेम थिंग, ओनली वन एंड द सेम थिंग। बट अब आपके क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस वगैरह में ज्यादातर गिकी यू दिया जाता है, तो ये फोकस ऑन गिकी यू यहाँ पे, ऑलराइट। तो अब इसका एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट से पहले मैं आपको समरी समझाती हूँ आपकी पोएम की। आपका जो ये पोयम है, पोयम मामा रिवॉल्ट के बारबरिक वायलेंस को दिखा रहा है, जहां अफ्रीका की खूबसूरत जमीन एक लड़ाई की बैटलफील्ड बन गई है। तो वॉलकॉट यहाँ पे दोनों साइड को कंडेम कर रहे हैं। अफ्रीकन रेबल्स भी इनोसेंट को मार रहे हैं, और ब्रिटिश कॉलोनाइजर सिविलाइजेशन के नाम पर बहुत बुरी तरीके से ब्रूटल सप्रेशन कर रहे हैं। तो वॉलकॉट कॉलोनियल वायलेंस को हिस्टोरिकल जीनोसाइड, स्पेशली जैसे ज्यूज का हॉलोकास्ट वगैरह से पैरेलल कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हिटलर ने ज्यूज को कर दिया था ना यहाँ पे, हॉलोकास्ट में मार दिया था, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने ये पैरेलल शो किया है कि ह्यूमन क्रुएलिटी एक आपका रिपीटेशन, एक रिपीटिंग पैटर्न है। नेचर पोयम में साइलेंट विटनेस है, जहाँ पे बर्ड्स, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब सेंचुरी से इंसान की क्रुएलिटी को देखते आ रहे हैं। पोयम का लास्ट सेक्शन में पोएट अपने पर्सनल दर्द को ओपन करता है। वो ब्लड से तो अफ्रीकन है, पर लैंग्वेज और एजुकेशन से ब्रिटिश है, यानी वो दोनों कल्चर्स का हिस्सा भी है और किसी का नहीं भी। एंडिंग यहाँ पे हॉन्टिंग वे में खत्म की गई है, एक इम्पॉसिबल क्वेश्चन छोड़ देती है कि अगर अफ्रीका को छोड़ दोनों में अगर मैं जिंदा रहना है तो मैं कैसे जिंदा को रह सकूं यहाँ पे। तो ये जो पोएट की डिवाइडेड आइडेंटिटी है, यही इस पोएम का कोर ट्रेजेडी की तरह यहाँ पे इसको बताया गया है। अब आप इसके यहाँ पे लाइन समझो। पहला स्टैंजा देखो यहाँ पे,
अ विंड इज रफलिंग द टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, किकियू क्विक एज फ्लाइज। अब इस पोएम में ये किकियू लिखा हुआ है, दे बोथ मीन सेम, किकियू गिकियू दोनों सेम है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया क्विक एज फ्लाइज। फिर बोल रहा है, अब ये इस लाइन में क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, अब ब्रीज अफ्रीका, ये जो टॉनी पेल्ट है यहाँ पे, टॉनी पेल्ट का मतलब है लायन के वो जो फर होते हैं ना, उसके फर जैसा ब्राउन लैंडस्केप। तो ये जो ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, हवा उस लैंडस्केप को हिला रही है। तो अफ्रीका को एक लिविंग एनिमल जैसा दिखाया है, ब्यूटीफुल है बट फियर्स है। तो हवा अफ्रीका के सुनहरे जंगल जैसे तन को हिला रही है। फिर बोल रही है क्योंकि यू क्विक एज फ्लाइज बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉप्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज। तो किकियू रेबल्स तेजी से वॉयलेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्लाइज की तरह ब्लड पर चिपकते हुए। तो ये माओ माओ अपराइजिंग किकियू ट्राइब ब्रिटिश रूल के खिलाफ फाइट कर रहे थे। तो वॉलकॉट रेबल्स को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ये इमेज ब्रुटैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है, कोई आपका मॉरल जजमेंट नहीं दे रही है यहाँ पे। फिर ये जो लाइन है, कॉप्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज, अब ये एक टाइम की नेचुरल पैराडाइज, यानी कि जो ब्यूटीफुल अफ्रीका था अब वो डेड बॉडीज से भर चुका है। तो कॉलोनियल वॉर ने अफ्रीका को हेवन से हेल बना दिया, है ना, जैसे जन्नत जैसी जमीन पर लाशें ही लाशें फैला दी गई हो। अब कॉप्सेस कॉप्सेस दिख रहे हैं। नेक्स्ट आओ, ओनली द वॉर्म कॉलोनल ऑफ कैरियन क्राइज। तो अब ये बोल रहे हैं, वेस्ट नो कंपैशन ऑन दी सेपरेट डेड स्टैटिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर्स सीज द सेलियंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज। तो मतलब वॉर्म, अब ये वॉर्म क्या है, वॉर्म वो डेड फ्लैश का कॉलोनल कह रहा है इन इंडिविजुअल डेड लोगों पर दया मत करो। तो वॉर में हमें ह्यूमन लाइफ की वैल्यू 0 हो जाती है, सिर्फ डेथ स्टैटिस्टिक्स बच जाते हैं यहाँ पे। तो वॉर में इंसान की मौत सिर्फ नंबर बन के रह जाती है। अब ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज द सेलियंट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। तो कॉलोनियल ऑफिसर्स नंबर को यूज करके अपनी ब्रुटैलिटी को जस्टिफाई करते हैं, स्कॉलर्स पॉलिसी को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनालाइज करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल वॉर की मॉरल रियलिटी से ज्यादा पेपर वर्क और पॉलिसी पर यहाँ पे फोकस करते हैं। तो जैसे न्यूज में कभी कभी डाटा दिखाते हैं ना, ह्यूमन सफरिंग गायब हो जाती है, तो वैसे यहाँ पे ये इनके डाटा के चलते यहाँ पे ह्यूमन सफरिंग को इनविजिबल कर दिया गया है। फिर बोल रही है, व्हाट इज दैट टू द व्हाइट चाइल्ड हैग्ड इन बेड। अब ये क्या है, टू सैवेज एक्सपेंडेबल एज ज्यूज। तो ब्रिटिश लॉयलिस्ट वाइल्ड चिल्ड्रन, वहां पे मतलब जो ये ब्रिटिश लॉयलिस्ट के जो व्हाइट बच्चे थे, वो उनके बच्चे थे वो ना, उनको मार दिया गया। अब उनको मारना इज वेरी ब्रूटल किलिंग, है ना, इसको ब्रूटल किलिंग की तरह कंसिडर किया गया है। फिर ब्रिटिश आउटरीच क्रिएट किया। तो कर्नल रिटोरिक ने अफ्रीकन को सैवेजेस और ज्यूस की तरह एक्सपेंडेबल ट्रीट किया। हॉलोकास्ट रेफरेंस यहाँ पे दिखाता है रेसिज्म फॉलो सेम पैटर्न एवरीवेयर, है ना। तो एक बच्चे की लाश देखकर पूरा नैरेटिव यहाँ पे बदल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यहाँ से आता है आपका ये वाला लाइन, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। हाँ, थ्रेश आउट बाय बीटर्स द लॉन्ग रशेस ब्रेक in a white dust of abysses whose cries have wheeled since civilization dawn from the parched river or beast steaming plain। अब इस लाइन में क्या बताया है आपका, हंटर्स जब घायल्स को थ्रैश करते हैं, है ना, बर्ड्स, आपकी जो आईबीसीज होती है, बर्ड्स का नाम है ये आईबीसीज जो यहाँ पे यूज की गई है, ये आपकी बर्ड का नाम है, ये आईबीसीज बर्ड का नाम है ये आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके उड़कर व्हाइट डस्ट जैसे दिखती है। अब उनके क्राइज सिविलाइजेशन के डॉन से सुनाई देते आई है यहाँ पे। तो बर्ड क्या है, बर्ड्स टाइमलेस नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। वॉयलेंस कम्स एंड गोज, लेकिन नेचर आपका वहीं का वहीं रहता है हमेशा। तो प्रकृति सब देखती है, और ये जंग आपकी नई नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही है, कोई ना कोई बस डिफरेंट फॉर्म में, बट ये हमेशा से रही है। अब बोल रहा है, अब ये बोल रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द पार्स रिवर और बीस्ट स्टीमिंग प्लेन द वॉयलेंस ऑफ बीस्ट ऑन द बीस्ट इज रेड एज नेचुरल लॉ बट अपराइट मैन। अब ये नेचुरल ड्रॉट से ड्राई रिवर्स और एनिमल, ये दोनों आपके प्लान्स में जिंदा है। तो अफ्रीका का हार्श ब्यूटी है यहाँ पे, इसको हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे। अब कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो वॉयलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट है, यानी एनिमल्स का वॉयलेंस नेचुरल माना जाता है, बट ह्यूमंस इन्फ्लिक्ट वॉयलेंस, ये, और आप इसको अगर आप एज ए जस्टिफाई करो एज मॉरल ड्यूटी तो वो गलत है। तो वॉलकॉट यहाँ पे इस हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रहे हैं कि इंसान प्रिटेंड करता है टू बी सिविलाइज्ड बट किल्स वर्स देन एनिमल्स।
तो जंगल का जानवर मार दे तो नेचर, इंसान मारे तो ऑर्डर। ठीक है, फिर बोला गया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, Delirious as these worried beast, as his words dance to the titan carcass of a drum। तो मतलब क्या है, ह्यूमंस एनिमल की तरह कैसे होते हैं, फ्रैंटिक और फियरफुल होते हैं, बिहेव करते हैं इस तरीके से। वर्ड्स ड्रम के रिदम पर डांस करते हैं। तो ड्रम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये जो ड्रम है यहाँ पे, ये ड्रम आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ड्राइड एनिमल स्किन को, सूखी हुई उसकी चमड़े को। तो वॉयलेंस लिटरली इट इज बिल्ट ऑन डेड बॉडीज। तो जंग के सुर ही लाशों से बनते हैं यहाँ पे, ये बताया गया है। फिर बोल रहा है while he calls courage still that native dead of the white peace contracted by the dead। तो कॉलोनाइजर्स अपने डोमिनेशन को व्हाइट पीस बोलते हैं, पीस क्रिएटेड बाय किलिंग नेटिव्स। तो ब्रिटिश पीस क्या हो गया, साइलेंस आफ्टर सप्रेशन हो गया। तो शांति जिस मौत से, जिसे शांति जिसको किलिंग से, जिसको मर्डर से फोर्स किया गया है, वो शांति नहीं होती है। फिर बोला गया यहाँ पे, देखो इसको, अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी wipes his hands upon the napkin of a dirty cause again। अब ये क्या है, वायलेंस को नेसेसिटी बोलकर जस्टिफाई किया जाता है, जैसे कोई डर्टी नैपकिन से हाथ साफ कर रहा हो। तो कॉलोनियलिज्म ऑलवेज हाइड्स ब्रुटैलिटी बिहाइंड नोबल एक्सक्यूजेस। गंदा काम करके मजबूरी बोल के बचना, ये तो ठीक नहीं है भाई, ये तो हिपोक्रेसी का अलग ही लेवल है। फिर बोला है a waste of our compassion as with Spain the gorilla wrestles with the superman। अब जहां ये वॉलकॉट स्पेनिश सिविल वॉर का रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे, अब जहां वर्ल्ड की सिंपैथी वेस्ट हो गई बिकॉज वॉयलेंस नेवर एंडेड। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, कॉज बदल जाते हैं लेकिन ब्रुटैलिटी आपकी ऑलमोस्ट सेम रहती है। ये जो बोला है यहाँ पे, द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन, मतलब ये गोरिल्ला कौन है यहाँ पे, गोरिल्ला है अफ्रीका। कौन है यहाँ पे, गोरिल्ला आपका यहाँ पे अफ्रीका है। और ये सुपरमैन कौन है, ये सुपरमैन यूरोप को बताया गया है यहाँ पे। तो ये अब बोल रहा है कि अफ्रीका वर्सेस यूरोप, ये रेसिस्ट कॉलोनियल मेटाफर्स का इन्वर्जन है। वॉलकॉट दिखाते हैं कि दोनों साइड ब्रूटल है ना। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं इस लाइन के थ्रू, कि जब वॉर होता है तो दोनों ही साइड अपने वर्स्ट वर्जन बन जाते हैं। बोल रहा है, आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, वेयर शैल आई टर्न डिवाइडेड टू द वेन। तो वॉलकॉट को वेन्स में अफ्रीकन ब्लड भी है और यूरोपियन लीनिएज भी है, इसलिए वो मॉरली भी डिवाइडेड है कि साइड में किसका सपोर्ट करे, है ना। तो ये अब यहाँ पे इनका कंफ्यूजन चल रहा है। आई हु हैव कर्स्ड द ड्रंकन ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग दैट आई हैव। तो ब्रिटिश ब्रुटैलिटी से उन्हें गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, पर इंग्लिश लैंग्वेज उनका क्रिएटिव होम है, इसी लैंग्वेज में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट उनके आइडेंटिटी का सेंटर बन जाता है। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स का यूनिवर्सल डिलेमा होता है ये, कि लैंग्वेज वर्सेस एंसेस्ट्री में किसको चूज करे। फिर आ जाओ यहाँ पे, देखो इसको, बिट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव। अब यहाँ क्या बताया है, मतलब अगर वो इंग्लैंड को चूज करे तो अफ्रीका को बिट्रे कर देंगे, और अफ्रीका को चूज करे तो उनकी लैंग्वेज भाषा बिट्रे होगी। तो कोई भी चॉइस उनको सही नहीं लगती है यहाँ पे। फिर बोल रहे हैं, हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल। पोएट का कॉन्शियस उन्हें न्यूट्रल रहने नहीं देता। तो जब दोनों साइड्स आपका यहाँ पे किलिंग कर रही है, मर्डर कर रही है, तो न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है यहाँ पे। पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव। तो ये लास्ट लाइन पोएट की बहुत ही डीपेस्ट वल्नरेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, कि अगर वो अफ्रीका से मुंह मोड़ लेंगे तो अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा उनका मर जाएगा। तो मैं अफ्रीका को इग्नोर करके जिंदा कैसे रह सकता हूँ। ये पोएम का आपका पूरा क्रक्स है, जो यहाँ पे आपका एंडिंग इसमें दिखाया गया है। ठीक है, समरी मैंने एक्सप्लेन करी दी थी, आप देख लो इसको। अब थीम्स का बात करो यहाँ पे, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी क्राइसिस। अब पोएट अपने अफ्रीकन ब्लड और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच फंसे हुए हैं। दोनों ही उनकी आइडेंटिटी को क्लेम करते हैं और दोनों ही उसे हर्ट करते हैं। तो अपने ही दो घरों में, मतलब वो बिलोंग करते हैं दोनों साइड में, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप चूज कहाँ करें कहाँ नहीं करें यहाँ पे। ठीक है, फिर है वॉयलेंस एंड ब्रुटैलिटी ऑफ कॉलोनियलिज्म। पोयम आपके माओ रिवोल्ट के जरिए कॉलोनियलिज्म की फिजिकल ब्रुटैलिटी, टॉर्चर और किलिंग्स को एक्सपोज करती है। ब्रिटिश सिविलाइजिंग जो मिशन होता है यहाँ पे, सिविलाइज कि भाई हमें इस दुनिया को, ये क्या है, अपने केपेबल नहीं है तो हम इसको सिविलाइज करने वाले हैं। तो ये जो सो कॉल्ड उनका सिविलाइजिंग मिशन है, इसके नाम पर वो क्रुएलिटी को अपनी को जस्टिफाई करते हैं।
रेस एंड कल्चरल हाइब्रिडिटी का बात करें तो पूरा पोएट, यहाँ पे जो पोएट है वो मिक्स्ड रेस से बिलोंग करता है, अफ्रीकन और यूरोपियन, इसीलिए वो दोनों कल्चर्स का हिस्सा भी है। और लेकिन वो एक साइड का पूरी एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। फिर गिल्ट, कॉन्फ्लिक्ट और डिवाइडेड लॉयल्टी आ जाती है उनकी। तो वॉलकॉट यहाँ पे बार बार गिल्टी फील करते हैं। अफ्रीका को सपोर्ट नहीं करते तो बिट्रेल हो जाएगा, इंग्लैंड को सपोर्ट करे तो भाषा बिट्रेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल लॉयल डिलेमा में फंसे हुए हैं, लॉयल्टी डिलेमा में वो। ह्यूमन क्रुएलिटी वर्सेस नेचर इनोसेंस का बात करें यहाँ पे, तो अब ये बता रहे हैं कि सेंचुरी से नेचर जो है आपका वो यहाँ पे सदियों से ऐसा का ऐसा ही रहा है, वो पीसफुल रिदम को फॉलो करता है। पर यहाँ पे तो इंसान ही बारबरिक वायलेंस को रिपीट करता आया है। ये बर्ड्स, ये प्लेन्स, ये रिवर्स, ये सब आपके इनोसेंस को सिंबलाइज कर रही है, क्योंकि ये सदियों से यहीं पर है। बस आपका जो वायलेंस है वो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देता है। फिर बिलोंगिंग और एलिनेशन आता है। तो पोएट दोनों दुनिया, अफ्रीका और इंग्लैंड, इन दोनों से इमोशनली कनेक्टेड भी है, पर दोनों से साइमल्टेनियसली अलियनेटेड भी है। तो वो घर उनको कहीं पे भी फील नहीं होता, किसी को भी वो साइड में एक उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब आपका स्टाइल डिवाइस देखो, यहाँ पे आपकी इमेजरी किस तरीके से यूज की है। तो पोयम में एक्सट्रीमली ग्राफिक इमेज यूज की गई है, जैसे कॉप्सिस हो गया, ब्लड स्ट्रीम्स हो गया है यहाँ पे, हैक एंड बैड हो गया यहाँ पे। तो ये विजुअल्स रिवोल्ट की ब्रुटैलिटी को रियल बनाती है, यहाँ पे दिखाती है। सिंबोलिज्म का बात करें यहाँ पे, तो ये टॉनी पेल्ट क्या है, अफ्रीका को बताया गया है यहाँ पे। अफ्रीका एक वुंडेड एनिमल है, एक घायल जानवर, जिसका बॉडी वॉयलेंस से टूट चुका है यहाँ पे, है ना। फिर है आपका ये वुंडेड एनिमल हो गया आईबीसीस। अब आईबीसीस क्या हो गया, आईबीसीस आपके एंशिएंट विटनेस है, जो सदियों से ये विटनेस करते आ रहे हैं आपके ब्रुटैलिटी को। तो ये बर्ड्स नेचर की टाइमलेसनेस सिंबलाइज करती है, जो इंसानी वॉयलेंस को सेंचुरीज से देख रही हैं। अल्यूशन आ जाता है यहाँ पे। तो अल्यूशन, वॉलकॉट ने जो ये कॉलोनियल किलिंग्स है इनको हॉलोकास्ट और आपके दो चीज, ये इन दोनों से यहाँ पे आपका कंपेयर किया है। एक तो ये ज्यूस का जीनोसाइड और स्पेनिश वॉर को। तो ये दिखाते हैं कि ह्यूमन क्रुएलिटी यूनिवर्सल पैटर्न है यहाँ पे, हर जगह अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हर जगह वर्स्ट ह्यूमन बिहेवियर निकल के आता है वॉर के नाम पे। मेटाफर देखोगे तो गोरिल्ला वर्सेस सुपरमैन में, तो ये क्या बताया है, गोरिल्ला अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक कॉलोनियल गेज, कॉलोनियल नजरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। सुपरमैन यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कैसा है, पावरफुल है और खुद को सुपीरियर क्लेम करने वाला है। तो वॉलकॉट ने रेसिस्ट मेटाफर्स को रिवर्स करके दोनों को ब्रूटली एक्सपोज किया है यहाँ पे। टोन कैसी है, गुस्से में, पोएट गुस्से में भी है और हेल्पलेस भी है बेचारा, है ना। और उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब वो कैसे करे, यहाँ पे किसका साइड ले। तो टोन मॉर्नफुल है, कभी बिटर है और कभी क्वेश्चनिंग जैसी आपको दिखाई देगी यहाँ पे। आयरनी का बात करो आप यहाँ पे, तो ये ब्रिटिश जो है ये क्लेम करते थे कि वो पीस लेके आ रहे हैं, हम तुमको सिविलाइज बनाएंगे क्योंकि हम ज्यादा स्मार्ट है। पर वो पीस एक्चुअली नेटिव्स की डेथ पर बेस्ड था। तो ऐसा पीस कोई पीस कहलाता है जो आप किसी को सप्रेस करके मार के बना रहे हो, वो पीस नहीं होता है। फ्री वर्ड्स में देखोगे यहाँ पे, तो पोयम के जो राइम मीटर्स हैं वो कोई बाइंडिंग नहीं है यहाँ पे। फ्री वर्ड्स पोएट को रॉ इमोशंस एक्सप्रेस करने का स्पेस देता है, इसलिए उन्होंने ऐसा ही मेंशन किया है। ऑटोबायोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये जो पोएट है यहाँ पे, ये खुद के इनर कॉन्फ्लिक्ट को, यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं, वो खुद के कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह मैंने पूरा आपका सारा एक एक लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये आप देख लेना, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसका पूरा का पूरा मैंने सारा पीडीएफ आपके ऐप में अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। की पॉइंट ध्यान रखो, पोएम पे सेटिंग आपको माओ अपराइजिंग में देखने को मिलेगा, केन्या। ये किकोयू गिकोयू, दे बोथ आर द सेम थिंग। मैंने पहले बोला था सेम नहीं है, पर ये दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका कौन सा कलेक्शन से लिया गया है, इन अ ग्रीन नाइट, आपके 1962 वाले कलेक्शन से लिया गया है। वॉलकॉट का बैकग्राउंड मिक्स्ड हेरिटेज है, वो ब्लड तो अफ्रीकन है, लेकिन जो लैंग्वेज में बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो इंग्लिश है। थीम्स रेस वायलेंस डिवाइडेड सेल्फ देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्ट कॉलोनियल पोएम्स आपके इंग्लिश लिटरेचर में। टाइटल जो फॉर क्राई है, ये पोएट की इमोशनल डिस्टेंस को बता रहा है यहाँ पे। अब आपके जो आपके मेजर आपको फोकस क्या करना है यहाँ पे, किन क्वेश्चंस के ऊपर रिवॉल्व अराउंड करते हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी, डिवीजन, वायलेंस, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। अब आप प्रैक्टिस करो यहाँ पे। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका अपीयर्स इन विच कलेक्शन, तो ये अपीयर हुआ था आपके ग्रीन नाइट कलेक्शन में, आया था यहाँ पे 1962 में, जो आपका पब्लिश हुआ था यहाँ पे।
फिर आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोयम इज, कौन सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, माओ माओ अपराइजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। कब हुई थी ये अपराइजिंग, 1952 से 60 के बीच में हुई थी ये वाली अपराइजिंग आपकी। द पोएट्स कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम, कहाँ से, ये मिक्स्ड रेशियल और कल्चरल आइडेंटिटी के यहाँ से आपका पोएम आपका निकल कर आता है। तो वॉलकॉट का जो अफ्रीकन डिसेंट होता है और यूरोपियन लिनियज होता है, तो इंग्लिश एजुकेशन का मिक्स है ये, ठीक है। द लाइन पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ रेफर्स टू, क्या रेफरेंस दिया गया है, अफ्रीकन और यूरोपियन हेरिटेज को बताया गया है। द पोएम क्रिटिक्स किस चीज को क्रिटिसाइज कर रही है पोएम, ये कॉलोनियल और रेबल वायलेंस को क्रिटिसाइज कर रही है यहाँ पे। टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोला गया टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, तो ये एग्जाम्पल है आपका सीधा मेटाफर। अफ्रीका को एक टॉनी पेल्ट, यानी टॉनी पेल्ट क्या होता है, ये होता है लायन का फर, वो शेर के मुंह के बगल में बाल होते हैं ना वो वाले, वो है लायन के फर, तो उसको उसके रूप में कंपेयर किया गया है, तो ये डायरेक्ट मेटाफर है। द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है रेबल वर्सेस कॉलोनाइजर पावर स्ट्रगल को यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ, वॉलकॉट वन द नोबेल प्राइज इन, कब नोबेल प्राइज मिला था, इनको 1992 में नोबेल प्राइज मिला था इनके एपिक इमेजिनेशन और कल्चरल फ्यूजन वाले वर्क के लिए, एंड स्पेशली फॉर ओमोरूज, ओमोरूज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था आपका। ओमोरूज क्या है आपका, मॉडर्न ओडिसी कह लो आप यहाँ पे, ठीक है। टोन ऑफ द पोएम, टोन कैसा पोएम का, कॉन्फ्लिक्टेड है और गुस्से से भरा हुआ है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आओ, द पोएम एंड्स विद, कैसा एंडिंग है इसका, एक पेनफुल क्वेश्चन है कि मैं आखिर बिलोंग कहाँ करता हूँ, है ना। तो लास्ट लाइन में क्या पूछता है ये, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, तो यानी कोई क्लोजर नहीं है, कोई आंसर नहीं है, सिर्फ एक पेन और डिलेमा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका अफार क्राई फ्रॉम अफ्रीका बाय डेरेक वॉलकॉट, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आपका, और आपको पढ़ना है ये वर्क अच्छे से, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप विद्वान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्ले स्टोर का स्कैनर है, और ये अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के लिए आप ये वाले 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज द टेलीग्राम लिंक, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं सुपर विजुअल्स के लिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, और कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके रोज़ आजकल ग्रामर के आपके टेस्ट सीरीज में अपलोड कर रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, कई एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, थोड़े दिन में ही आने वाले हैं, कुछ तो अभी स्केड्यूल्ड है विद इन 10 डेज, तो इनको प्रैक्टिस करके अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप में फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, कोई कॉस्ट नहीं है इसका, फ्री में है ये, फ्री में इनको आप अटेंड करो, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से इसको दो, और इसका पीडीएफ आपके ऐप के अंदर अवेलेबल है, और भी आपके ऑनगोइंग कोर्सेज है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इन केस यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।